नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने इंडियन पेंटिंग्स के इंट्रोडक्शन को जाना, मुराल पेंटिंग्स को देखा और मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में देख चुके हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में। दोस्तों, मिडाइवल पीरियड में मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन देखने को मिला और हमने देखा कि दे हैव डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों, मुगल स्टाइल काफ़ी नेचुरलिस्टिक स्टाइल की पेंटिंग्स मानी गई और इस दौरान अलग अलग स्टाइल्स के पेंटिंग्स का डेवलपमेंट भी हुआ। इसी दौरान मुगल स्टाइल्स के साथ साथ और भी कई सारे स्कूल्स और स्टाइल्स डेवलप हो रही थी पेंटिंग्स के फील्ड में, जिनको एक एक करके हम आज देखेंगे। और सबसे पहले जो हम देखते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। दोस्तों, राजस्थानी स्कूल कह लो या राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग कह लो, बात लगभग सिनोनिमस टाइप की है। इस पीरियड में राजपूत एक डोमिनेटिंग क्लास हुई और जिन्होंने आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत कोर्ट में पैट्रोनाइज करने का कल्चर चला ही मुगल कोर्ट्स के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने के लिए है, और कुछ का मानना है कि जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के जो आर्टिस्ट हैं वो मुगल कारखाने से ही निकले हुए आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लोकल राजपूत स्कूल्स को डेवलप किया। कुछ का मानना है कि ये पेंटिंग्स डेक्कन सल्तनत से ताल्लुक़ रखती है। कुछ का मानना है कि मुगलों के आने से पहले ही यहाँ पर ये कल्चर मौजूद था, और गंगा जमनी तहजीब को अगर आपको देखना है तो इन पेंटिंग्स के माध्यम से देखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। दोस्तों, मेवाड़ शब्द का नाम लेते ही मैं राजस्थान के साउथ राजस्थान वाले हिस्से के बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जिसमें कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है। दोस्तों, मेवाड़ वो राज्य है जिसने मुगल सत्ता को काफ़ी लंबी समय तक नहीं अपनाया, और ये वही क्षेत्र है जहाँ पे राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा ने जन्म लिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप और उनके पिता राणा उदय सिंह जैसे वीर योद्धा मुगल योद्धाओं से डटकर लंबे समय तक सामना करते रहे, और इस उतार चढ़ाव के दौरान भी उन्होंने आर्ट को पैट्रोनाइज किया। दोस्तों, अगर हम अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर शाहिबदीन का डोमिनेशन देखने को मिलता है, और उस वक्त की पेंटिंग्स का डोमिनेशन शाहिबदीन के लिटरेरी टेक्स्ट जैसे कि रसक प्रिया, रामायण, भागवत पुराण से देखा जाता है। शाहिबदीन की मृत्यु के बाद पेंटिंग्स में बदलाव देखने को मिला। अब ज़्यादातर पेंटिंग्स मेवाड़ कोर्ट की लाइफ को दर्शाती थी, और एक यूनिक पॉइंट इसमें देखा गया जिसका नाम है तमाशा पेंटिंग, जिसने कोर्ट की सेरेमनीज और सिटी के व्यू को दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, अब हम किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स से मेरा मतलब है कि अजमेर वाला क्षेत्र, और ये पेंटिंग फेमस है अपनी एक यूनिक आर्ट के लिए जिसका नाम है बणी ठणी। बणी ठणी पेंटिंग निहाल चंद्र नामक एक पेंटर ने बनाई, जो कि यहाँ के राजा सावंत सिंह की एक प्रेयसी थी, और इस पेंटिंग में उन्होंने बणी ठणी को राधा के कैरेक्टर की जैसा रिजेंबल करवाया है, जिसमें उन्होंने ओढ़नी पहनी हुई है, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीली नाक और पतले होठ दिखाए गए हैं, और इस पेंटिंग में बणी ठणी का साइड प्रोफाइल बनाया गया है। एक और पेंटिंग जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी निहाल चंद्र ने ही बनाई है। वो है कि यहाँ के राजा सावंत सिंह और उनके कोर्ट पोइट नगरी दास एक इंटरप्ले कर रहे हैं, जिसको उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है। दोस्तों, अब हम बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहने की बजाय इसे हमें हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग कहना चाहिए। हड़ौती वो क्षेत्र है जो कोटा और बूंदी से मिलाकर के बनता है। कोटा वही जहाँ पर आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे जाते हैं। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी में जो कोटा और बूंदी के राजा थे वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण का रेजेंट बोला है और कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान के बिहाफ पे रूलिंग कर रहा हूँ। इस तरह के पैटर्न्स हमको उदयपुर और जयपुर के सेंटर्स पर भी देखने को मिलते हैं। इनकी कृष्ण भक्ति ने पेंटिंग्स की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर कृष्ण भक्ति की पेंटिंग्स के अलावा
अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो है लोकल वेजिटेशंस की पेंटिंग, जिसको उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड में बनाया है, जिसमें ह्यूमन फेस राउंड है विद पॉइंटेड नोज। यहाँ की पेंटिंग में आसमान को बहुत ही अलग अलग कलर्स से दिखाया गया है। दोस्तों अब हम आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जयपुर वाला रीजन है, जिसे आमेर रीजन भी कहते हैं। दोस्तों आमेर रूलर्स मुगल डायनेस्टी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने गए हैं। इस पेंटिंग को ढूंढार स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है और इनका जो सबसे पुराना एविडेंस देखने को मिलता है वो है राजस्थान के बैराट की वॉल पेंटिंग्स। दोस्तों कुछ पेंटिंग्स आमेर के किले की दीवारों पर भी देखने को मिलती है और आमेर के किले में जो मकबरा बना हुआ है वहाँ से भी हमें वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ की कुछ पेंटिंग्स में हमें मुगल स्टाइल की क्लॉथिंग जो कि पुरुषों ने पहनी हुई है वो भी देखने को मिलती है, जिससे कि हम आसानी से जज कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे मुगल्स के। और जो आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जेनथ है वो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर, जो कि 18th सेंचुरी के टाइम पर विद्यमान थे। सवाई जयसिंह एक रिलीजियस मैन थे और अपनी पेंटिंग के लिए बहुत ही पैशनेट हुआ करते थे और इनके समय में हमें भगवत पुराण, रामायण, रागमाला और बहुत ही अलग अलग पोर्ट्रेट्स देखने को मिले। दोस्तों अब हम मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को देख लेते हैं। दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की दो ब्रांच हैं। पहली ब्रांच है जोधपुर और बीकानेर स्कूल की, जिसमें राठौड़ राजा राज्य करते थे, और दूसरी ब्रांच है जैसलमेर ब्रांच, जिसमें कि भाटी राजाओं का राज्य था। दोस्तों बीकानेर और जोधपुर दोनों ही डेजर्ट किंगडम हैं और ये दोनों ही मुगल्स के काफ़ी क्लोज एसोसिएट बन के रहे। इन जगहों की पेंटिंग्स 15th और 16th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हुई। पुरुष और महिलाओं के दोनों के कपड़ों को बहुत ही कलरफुल तरीके से बनाया गया है और इस दौरान इन्होंने मुगल पैटर्न्स को फॉलो किया, लेकिन फिर 18वीं सेंचुरी के बाद से इन्होंने राजपूत एलिमेंट को प्रीडोमिनेंट करा। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ की पेंटिंग में ब्राइट कलर्स का यूज़ देखा गया। दोस्तों जोधपुर पेंटिंग बहुत ही ब्रिलियंट पेंटिंग मानी गई, जो कि 1803 से 1843 और उसके बाद देखी गई। और इस पेंटिंग को पैट्रोनाइज करने वाले सबसे फेमस राजा हैं, जिनका नाम है राजा मान सिंह, और उन्होंने एक्सटेंसिव सीरीज, पेंटिंग की एक्सटेंसिव सीरीज को पेंट किया, जिसमें कि शिवपुराण, नट चरित्र, दुर्गा चरित्र और पंचतंत्र जैसी कहानियों को पेंट किया गया। दोस्तों अब हम बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को देखते हैं। बीकानेर स्टेट एक राजपूतों का बहुत ही पुराना स्टेट है, जो कि मुगल्स के साथ एक अलायंस बना करके चला और 16th और 18th सेंचुरी के दौरान इसमें पेंटिंग के बहुत अच्छे अच्छे नमूने देखने को मिले। बीकानेर पेंटिंग को पटशाही चित्रकारों ने बनाया, जिनकी उत्पत्ति मुगल कोर्ट से ही हुई थी और इनकी पेंटिंग्स को मुगल्स की पेंटिंग से डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जब हम पटशाही चित्रकार और देशी चित्रकारों में अंतर देखते हैं तो हमें उनकी स्टाइल में साफ अंतर देखने को मिलता है और इनकी इलेक्टिसिज्म यानी चयनशीलता की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस रंग का कहाँ प्रयोग करना है ये बहुत ही अच्छे तरीके से चयन किया गया है। दोस्तों अब हम पिछवाई पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों पिछवाई पेंटिंग नॉर्मली कपड़े पर की जाती हैं और कृष्ण भक्ति के ऊपर ये पूरी पेंटिंग की थीम बेस्ड रहती है। दोस्तों उदयपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है नाथ द्वारा, वहाँ पर ये पिछवाई पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेमस मानी गई है और यहाँ के टेम्पल्स में पुष्टि मार्ग का डिवोशनल ट्रेडिशन माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर श्रीनाथ जी का एक मंदिर है जिसमें ट्रेडिशनली पिछवाई पेंटिंग्स को किया जाता है और श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण की ही एक कैटेगरी माने जा सकते हैं। दोस्तों पिछवाई शब्द से मतलब है कि पीछे की दीवार में, मतलब जो भगवान की फोटो आगे है और उसके पीछे जो पेंटिंग की गई है वो पेंटिंग को हम पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। कि जनरली हम हर फोटो में और जो बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो ये जो पिछवाई पेंटिंग्स है इनका बैकग्राउंड अलग अलग रंगों से भरा जाता था और जनरली अगर आप इसको मिनिएचर्स को देखेंगे तो ये मिनिएचर कपड़े की बजाय, ये मिनिएचर कागज़ की बजाय कपड़ों पर ज़्यादा फेमस है। दोस्तों अब हम पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का डेवलपमेंट सब हिमालयन स्टेट्स में हुआ, जो कि मुगल्स के अंडर में ही आता था।
यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स डेवलप हुए जिन्होंने अपने अपने एक पेंटिंग के स्कूल्स डेवलप किए, और इनके एक ब्लैंकेट को आप कह सकते हैं कि ये पहाड़ी पेंटिंग्स हैं। जनरली ये 22 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि जम्मू से लेके अल्मोड़ा तक स्थित थे, और इन पहाड़ी पेंटिंग्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक जम्मू और डोगरा स्कूल जो कि नॉर्दर्न सीरीज हो गई, और दूसरी कांगड़ा स्कूल जो कि सदर्न सीरीज हो गई। और यहाँ की अगर हम थीम के बारे में बात करें तो ये माइथोलॉजी से लेके लिटरेचर तक जाने वाली इनकी रेंज है। दोस्तों, पहाड़ी पेंटिंग ने बहुत से फिगर्स को कैनवास में उतारा जो कि फुल ऑफ मूवमेंट थे, और सारे ही फिगर अपनी बनावट के आधार पे, अपने रंगों के आधार पे और अपनी रंजकता यानी कि कॉम्पोजिशन, कलर और पिगमेंटेशन के आधार पर अलग अलग थे। इस स्कूल के ग्रेटेस्ट फिगर के बारे में बताऊं तो वो हैं नैनसुख और मनाकू। अब हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कांगड़ा रीजन में कांगड़ा स्टाइल की तरह से माइग्रेट कर गया, और इनको राजा गोवर्धन सिंह का पैट्रोनेज मिला 1774 में, जिसने गुलेर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को जन्म दिया। पहले ये पेंटिंग गुलेर में इवॉल्व हुई और फिर उसके बाद कांगड़ा में आई। और एक बहुत ही फेमस राजा संसार चंद्र के समय ये पेंटिंग्स का जेनथ देखा गया। इन पेंटिंग में बुद्धिमत्ता और कामुकता देखने को मिलती है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट हैं वो हैं गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी लाल की सतसई और नल दमयंती की पेंटिंग्स। यहाँ की सारी पेंटिंग्स में आपको सांसारिक फील देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही फेमस पेंटिंग जो यहाँ पे हुई उसका नाम है 12 मंथ पेंटिंग, जिसमें ह्यूमन बींग्स के 12 महीने के इमोशंस को दिखाया गया है। और ये जो इमोशनल स्टाइल था ये 19वीं शताब्दी तक चलता रहा, और कांगड़ा स्कूल कुल्लू, चंबा और मंडी जैसे स्कूल्स का पेरेंट स्कूल बनके स्थापित हुआ। अब हम बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को देख लेते हैं। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी में जो पहाड़ी स्कूल्स की पेंटिंग्स बनी उनको ही हम बशोली स्कूल बोलते हैं। इन पेंटिंग में एक्सप्रेसिव फेस और कमल के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी आँखों को बनाया गया, और यहाँ पर बहुत सारे प्राइमरी कलर्स जैसे कि रेड, येलो और ग्रीन का भरपूर यूज़ किया गया है। इन पेंटिंग्स को कपड़े पर बनाने के लिए उन्होंने मुगल टेक्निक का यूज़ किया और अपनी खुद की स्टाइल और टेक्निक का इजाद किया। इस स्कूल के पहले संरक्षक राजा कृपाल सिंह हैं, जिन्होंने भानुदत्त की राजमंजरी, गीत गोविंद और रामायण को कला के माध्यम से दिखाया। और इस समय के जो सबसे ज़्यादा फेमस पेंटर थे वो थे देवीदास, जो कि राधा कृष्ण की फ़ोटो और राजा की ऐसी फ़ोटो जिसमें उन्होंने सफ़ेद फूलों की माला पहनी हुई है, उस पेंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। बशोली स्कूल में जो कलर्स का कॉन्ट्रास्ट है वो मालवा पेंटिंग से बोरो किया गया है। दोस्तों, अब हम रागमाला पेंटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। रागमाला यानी गार्लैंड्स ऑफ राग, जो कि मेडावेल इंडिया पर बेस्ड है, और इसमें बहुत से इंडियन म्यूजिकल राग्स को डिपिक्ट किया गया है। रागमाला को आर्ट, पोइट्री और क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण माना गया है मिडवेल इंडिया के समय का। ये पेंटिंग 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा फेमस रहीं, और अभी भी पहाड़ी रागमाला, राजस्थानी और राजपूत रागमाला, डेक्कन रागमाला और मुगल रागमाला के नाम से जानी जाती हैं। इन पेंटिंग्स में सभी रागों को एक पर्टिकुलर कलर के साथ जोड़ा गया है, जो कि नायक और नायिका से जुड़ी एक स्टोरी को बताते हैं और उनके मूड को भी दर्शाते हैं। ये पेंटिंग्स सीज़न और दिन और रात के समय को भी दर्शाती हैं, और इनको देख के पता चलता है कि इन रागों को किस तरह से गाया जाना है। रागमाला पेंटिंग में कई बार हिंदू भगवानों को रागों के साथ अटैच कर दिया जाता है, जैसे कि राग भैरवी, राग शिव, श्री और देवी एटसेट्रा। दोस्तों, रागमाला पेंटिंग के 6 प्रिंसिपल राग हैं: भैरव, दीपिका, श्री, मलकुंसा, मेघा और हिंडोला। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हमें इतनी ही रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में जानना है, और मैं अपने अगले सीरीज में आपको साउथ इंडियन मिनिएचर और मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।